हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा आप उस हम लोग ये स्टार्ट करें आर्टिकल 14, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे टेस्ट सीरीज बैच के बारे में। सबसे पहली चीज, हमारा जो आर एस ओनली इंस्टीट्यूट है वो जो बेसिक और जो नया पैटर्न है, जो लेटेस्ट चेंजिंग ट्रेंड है, उसके हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज आपको एक ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है ये दोनों मोड्स के अंदर मिल सकती है आपको, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बोथ मोड्स आर अवेलेबल। उसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, जो लेटेस्ट आरपीएससी का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज डिजाइन है आप लोगों के लिए। जो भी फैक्चुअल और एनालिटिकल डेटा का एक ब्लेंड चल रहा है अभी आरपीएससी के पैटर्न में, वही ब्लेंड आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल 25 टेस्ट हैं, उसमें से 16 टेस्ट आपके सब्जेक्ट टेस्ट हैं और आपके 9 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टेस्ट करना है कि भाई एक्चुअली में टेस्ट सीरीज कैसी है, तो इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो कम्प्लीटली फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ऊपर जाकर आप वो टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी टेस्ट सीरीज की। उसके अलावा आर एस ओनली इज ऑल्सो रनिंग फाउंडेशन बैचेस। तो अगर कोई भी बच्चा अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करने में इंटरेस्टेड है, अपनी प्रेपरेशन को राइट ट्रैक पे लाने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा कम्प्लीटली फ्री के अंदर, कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में पूरे नोट्स और स्टडी मटेरियल, राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट भी यू विल गेट इन इंग्लिश मीडियम। ओके, उसके अलावा एक्सपर्ट फैकल्टीज है, जैसे आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे वी हैव एक्सपर्ट मेंटोर्स जो कि आरएएस और आईएएस ऑफिसर्स खुद हैं। एवरी वीक हमारे बच्चों का मेंटोरशिप सेशन होता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इस फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। नाउ स्टार्टिंग विद आर आर्टिकल 14, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली योर आर्टिकल 12 इट डिफाइंस द टर्म स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या डिफाइन कर रहा है? आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट, स्टेट फॉर पार्ट थर्ड। ठीक है, जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अगर स्टेट का मेंशन है तो स्टेट का मतलब क्या है? ठीक है, इस स्टेट के अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, स्टेट लेवल, लोकल बॉडीज और सेंट्रल लेवल के ऊपर आपकी लोकल बॉडीज हो गई। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत, उसके अलावा स्टेट बॉडीज जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है स्टेट के अंदर। फिर आपके सेंटर के ऊपर पार्लियामेंट है या और भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है सेंटर के ऊपर, राइट। उसके अलावा कोई ऐसी एजेंसी है जो स्टेट के साथ में एसोसिएटेड है, जैसे ओएनजीसी हो गया। ठीक है, तो इन ये ऑल ऑफ दीज एंटिटीज आर इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट। तो वेन एवर वी आर रेफरिंग टू स्टेट फॉर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, जो भी हमारी जो है देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। और आर्टिकल 13 जो है वो इम्प्लिसिटली आपका जुडिशियल रिव्यू है कि अगर कोई भी लॉ जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है या उनको वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 12 एंड 13। अब हम लोग जानेंगे दैट आर्टिकल 14 क्या कहता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं आपके, कहां से लेकर कहां तक? आपके आर्टिकल्स 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, पार्ट थर्ड में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। ठीक है, कहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए थे फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करने के लिए? बिल ऑफ राइट्स से हम लोग इंस्पायर हुए थे। यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था, वहां से वी गॉट द इंस्पिरेशन टू इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर जो ये आइडियल है फॉर ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इट वाज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था
उससे हमने ये आइडियल्स जो उसके मेन आइडियल्स थे लिबर्टी और इक्वालिटी के, वो हमने वहां से अडॉप्ट किए थे, ठीक है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आई थी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी केशवानंद भारती केस के टाइम पे, ठीक। केशवानंद भारती केस के टाइम के ऊपर 1973 के अंदर दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो बेसिक टेनेंट्स जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मेन आइडियाज थे, वो क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है। और आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अमेंड द basic structure of the constitution, and equality falls into what? Falls into the basic structure of the constitution, because हमारे इंडिया के अंदर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा क्या दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है वो क्या है, बहुत अनइक्वल रहा था, अनजस्ट रहा था। तो उन सिचुएशंस को दोबारा हमें फेस ना करना पड़े, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था, ठीक है। तो नाउ आर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, इट स्टार्ट्स विद आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 बेसिकली क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, वो सब क्या है, इक्वल है। बट यहां पर भी दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून की नजरों में सब क्या है, इक्वल पेडेस्टल के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक दीवार है, ठीक है, दिस इज अ वॉल, ओके। अब इस वॉल के इस साइड के ऊपर कोई गेम चल रहा है, ठीक है, इस साइड के ऊपर कोई गेम चल रहा है और यहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं, ओके, यहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं। तो अब इन 3 लोगों में से इसकी हाइट बड़ी है तो इसको गेम इजीली दिख रहा है, ठीक है। इसकी हाइट छोटी है, इसको नहीं दिख पा रहा है, इसकी भी हाइट छोटी है, इसको नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सब इक्वल पेडेस्टल के ऊपर है, तो ये क्या है आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। नाउ कहाँ का ओरिजिन है, ये यूके का ओरिजिन है, ठीक है। इसमें किसी भी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता, सबको इक्वल समझा जाता है लॉ के आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान मर्डर कमिट करता है, ठीक है, तो चाहे से वो बैकवर्ड क्लास से हो, चाहे से वो स्केड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे से वो स्पेशली एबल्ड हो, कोई भी हो, उनके लिए क्या है, किसी भी तरीके का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, ओके। सो दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब इन दो लोगों को तो डिसएडवांटेज हो रहा है ना, इक्वालिटी की वजह से इन दो लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है, इनको मैच नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ कम्स द अदर कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है, दैट इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग देंगे लेकिन इक्वल सिचुएशंस के अंदर, मतलब अलाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है। इसी सिनेरियो को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दीवार है, ये इंसान छोटा था, ठीक है, तो इसको नहीं दिख पा रहा था, तो अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको एक सीढ़ी दे देंगे, एक पेडेस्टल दे देंगे जिसके ऊपर खड़ा होके ये मैच देख पाएगा, ठीक है। इसके पास तो ऑलरेडी हाइट बड़ी है तो इसको सीढ़ी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम एक पेडेस्टल दे देंगे सो दैट दिस पर्सन कैन ऑल्सो वॉच द मैच। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे दोनों। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज नेगेटिव, बट नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, दिस कॉन्सेप्ट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको क्या दी जा रही है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। इनको क्या मिल रही है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके सर्कमस्टांसेस जो थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। अब जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ी डिबेट चली आ रही है हमारी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो द गवर्नमेंट
it provides what? It provides reservation to whom? It provides reservation to SCs, it provides reservation to STs, OBCs, yes or no? और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं अलग अलग, और अब तो एक नया रिजर्वेशन आ गया है EWS का भी, ठीक है? तो ये जो रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है? जहां पर हम इक्वली ट्रीट करते हैं सिमिलर सिचुएशंस के अंदर, और जो बैकवर्ड है उनको हम लोग आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी करते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ओके? नाउ इसके अंदर क्या होता है, ये जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैन बी डन, ओके? उसके अलावा अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वेयर everyone is equal in the eyes of law, there are certain immunities which are given to the president and the governor, ठीक है? क्यों? क्योंकि president is the head of the state, right? Head of the state as in head of the country, okay? And governor are particularly the heads of state. Under article 361 जो कि क्या देता है governors को और president को क्या देता है? Immunity provide करता है from any kind of what? Criminal and what? Civil proceedings. क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग से प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक इम्यूनिटी दी जाती है कि व्हेन दे आर डूइंग देयर ऑफिशियल वर्क्स, सो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं दी जा सकती है। तो ये क्या है? एक तरीके की इम्यूनिटी है, ठीक है? हमारे किससे? इक्वालिटी बिफोर लॉ से, ठीक है? समझ में आई इतनी सी बात? सो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 14 which says that everyone is equal in the eyes of law and everyone's right will be what? It will be protected under the law, ठीक है? समझ में आई इतनी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हमारे आर्टिकल 14 के ऊपर। नाउ आर्टिकल 15 के ऊपर। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? क्या कर रहा है ये? प्रोहिबिट कर रहा है कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली। क्या बोल रहा है ये? ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है? कि सिर्फ रिलीजन, सिर्फ कास्ट, सिर्फ रेस, सिर्फ सेक्स या सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है अपने सिटीजन्स के बीच में। समझ में आई इतनी सी बात? नाउ द स्टेट ओवर हियर इज व्हाट? द स्टेट ओवर हियर इज द वन विच आई टोल्ड यू एज पर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के तहत जो डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की, all of those entities are included in this particular state. तो ये क्या बोल रहा है ये? कि जो स्टेट है वो सिर्फ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार के ऊपर अपने सिटीजन्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इससे क्या इंश्योर होती है? इससे सिविक इक्वालिटी इंश्योर होती है, ठीक है? मतलब सोशल इक्वालिटी इससे इंश्योर की जाती है, ठीक है? अब यहां पर भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस का प्रावधान है, ठीक है? कि स्टेट जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे? जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, जैसे वुमेन हो गई, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, एससीज हो गए, आपके एसटीज हो गए, ठीक है? इन लोगों के साथ में क्या किया जा सकता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो ये क्लासेस हैं ये क्या है? ये हिस्टोरिकली बैकवर्ड हैं। क्या है ये? हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इन हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में इंक्लूजन करने के लिए उनका ये पर्टिकुलर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे अब बनाए भी गए हैं। SC-BCs जो है हमारे, OBCs हो गए, आपके SBCs हो गए, और SCs हैं, STs हैं, इनको एजुकेशनल एडमिशन के अंदर क्या दिया गया है? एक सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है, राइट? सो दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन एंड इट इज व्हाट? इट इज अ स्पेशल प्रोविजन अंडर योर आर्टिकल
15, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया हुआ है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2019 के अंदर आया था, 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने ईडब्ल्यूएस जो कोटा है, कौन सा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को क्या दिया, 10% रिजर्वेशन दिया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जब सोशल और एजुकेशनल जो है बेसिस नहीं रखा गया रिजर्वेशन के लिए। क्या बेसिस रखा गया कि आपकी जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, मतलब इकोनॉमिक्स को बेस रखा गया है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट इकोनॉमी वाज टेकन एज अ बेस फॉर गिविंग रिजर्वेशन, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज डन अंडर योर आर्टिकल 15। आगे चलते हैं हम हमारे आर्टिकल 16 की तरह। आर्टिकल 16 बोलता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है ये, दैट इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सहा नहीं जाएगा, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस के बेसिस के ऊपर, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन किसी भी बेसिस के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे इन योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर भी क्या प्रोवाइड की जाएगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी। कैसे प्रोवाइड करी जाएगी, बाय गिविंग रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, आपकी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके अंदर भी इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, इन पर्टिकुलर कास्ट के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो पहले से रिजर्व रखी जाएंगी, ताकि इनका जो क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है। मतलब अगर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं और 100 के अंदर से 80 सीट्स के ऊपर जो हैं जनरल कैटेगरी के लोग हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ 20 सीट्स के ऊपर क्या है, अदर कैटेगरीज के लोग हैं, तो दिस इज अ वेरी डिसप्रोपोर्शनेट थिंग, राइट। तो इसको प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए, इन कैटेगरीज को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लाया गया था, सो दैट आपकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट आपकी जो कास्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या मिला जाए, उनको प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले इन योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन, और एक रिजर्वेशन होता है व्हेन यू आर बीइंग प्रमोटेड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। नाउ रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गिवन टू एवरीवन, एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को मिलता है, बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन का जो रिजर्वेशन होता है वो सिर्फ किसको मिलता है, एससीज और एसटीज को मिलता है, ठीक है। और कौन सी क्लॉज के तहत, सब 16 का सब क्लॉज 4A के तहत, ठीक है। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से ये वाला जो क्लॉज है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये ऐड किया गया था। उसके अलावा 10% रिजर्वेशन किसके पास है, आपके ईडब्ल्यूएस के पास है, इन योर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज वेल। हमने स्कूल एडमिशन के टाइम पे देखा था। उसके अलावा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपका जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है एज पर योर आर्टिकल, एज पर योर 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हम रिजर्वेशन ही देते जाएंगे, राइट, तो कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये रिजर्वेशन जो है वो इतना सरपास कर जाए कि जनरल कैटेगरी को कोई मौका ही ना मिले, राइट। तो इंदिरा साहनी केस के अंदर, जो कि 1992 का केस है, यहाँ पर एक कैप सेट किया गया था, एक लिमिट सेट करी गई थी कि 50% से ज्यादा सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। 50% का जो लिमिट है, कैप है, उसको रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो जो 50% का सीलिंग था रिजर्वेशन के ऊपर, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन योर इंदिरा साहनी केस, ठीक है। ये हो गई एक बात। बट कुछ स्टेट्स जो हैं, कुछ स्टेट्स का, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारे स्टेट के अंदर ये पर्टिकुलर जो क्लास है ये हिस्टोरिकली बैकवर्ड रही है, तो हम इनको थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन देंगे। तो ये जो 50% का सीलिंग है, ये कुछ स्टेट्स के अंदर एक्सीड भी हो गया है, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स के अंदर ये 50% का कैप जो है वो क्या हो गया, एक्सीड हो चुका है, ठीक है।
उसके अलावा इंदिरा साने केस ने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी थी, दैट वाज योर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी की जो कैटेगरी है उसके अंदर कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनकी इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा होती है, मतलब दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, ओके। तो उन फैमिलीज को इस पर्टिकुलर प्रोविजन, रिजर्वेशन वाले प्रोविजन से हटा देंगे। जैसे ही जिस फैमिली की इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर होगी, उस फैमिली का ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे से वो ओबीसी की हो या नहीं हो, ठीक है। अगर वो फैमिली ओबीसी की है और अगर उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर किसने इंट्रोड्यूस करी थी? इंदिरा साहनी केस ने इंट्रोड्यूस करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन 1992, ठीक है। 16th आर्टिकल आपको समझ में आया? इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और इन प्रमोशन एज वेल, ठीक है। दोनों चीज समझ में आई होगी आई होप। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 देखो क्या बोल रहा है, इट इज अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत, राइट। पुराने जमाने के अंदर तो व्हेन एन एससी वाज पासिंग, ठीक है, जब एससी किसी गली से निकलता था, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जिनको हम उस टाइम के ऊपर हरिजन्स या दलित्स बोला जाता था, जब वो एससी, एंशिएंट इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, जब वो एससी किसी गली से निकलता था तो उसके हाथ में एक डंडा होता था, ओके, ही हैड अ स्टिक विद अ बेल ऑन इट। तो वो उस बेल स्टिक को बजाते हुए निकलता था, सो दैट अगर उसके रास्ते में कोई ब्राह्मण है तो वो उस बेल को सुन ले और वो रास्ते से हट जाए, ताकि उस एससी या उस दलित की जो शैडो है वो भी उस ब्राह्मण पे ना पड़े। सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो था वो फेस किया जाता था इन आर हिस्ट्री, ओके। तो उस हिस्टोरिकल एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ये पर्टिकुलर एक हमारा आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था, दैट वाज व्हाट? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स, ओके। एवरी फॉर्म के अंदर अनटचेबिलिटी को क्या करना? अबॉलिश करना, ठीक है। और अगर कोई इस चीज को वायलेट करता है तो इसको क्या समझा जाएगा? दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, ठीक है। और ये जो ये एक पर्टिकुलर राइट है, इट इज एब्सोल्यूट। और जितने भी सारे राइट्स हैं हमारे, वो क्या है? वो एब्सोल्यूट नहीं है, सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर राइट इज व्हाट? इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। अगर इसका वायलेशन होता है तो आप लोग इस चीज को क्लेम कर सकते हो इन द कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज को इस पर्टिकुलर जो फंडामेंटल राइट है उसको इन यूज लाने के लिए बहुत सारे लॉज लेकर आए हैं। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955, उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज एक्ट आया था आपका एक, ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली संशोधन भी किए गए थे 2016-18 इनके अंदर, राइट। तो दिस काइंड ऑफ एक्ट्स आर ब्रॉट टू एंश्योर व्हाट? टू एंश्योर abolition of untouchability. But still in our society, at some places, even अगर हम हमारे आसपास में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस दिख जाएंगे where untouchability is still practiced, right? कई लोग होते हैं जो अपने मेट्स को अपने घर का एक्सेस प्रॉपरली नहीं देते हैं, राइट। सो अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, और इन प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए ही ये पर्टिकुलर प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। Now let's come on to our last article of right to equality, that is abolition of titles. मतलब कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी टाइटल को है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी राजकुमारी, राजा, प्रिंसेस, राजकुमार, ये जो ये टाइटल्स थे ना, इनको कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है एज पर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So what does it say? That state cannot confer any titles except for military or academic distinctions, ठीक है। कोई भी टाइटल स्टेट जो है वो कॉन्फर नहीं कर सकती है, किसके अलावा? अकेडमिक और मिलिट्री जो भी डिस्टिंक्शंस होते हैं उनके अलावा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज अ डॉक्टर, ठीक है, समवन इज अ लॉयर, एडवोकेट, someone is what? Someone is a doctorate in philosophy, okay? तो all of these titles can be given. कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, ठीक है। सो ये वाले टाइटल्स तो एक्सेप्टेबल है, स्टेट कैन कॉन्फर, बट स्टेट कैन नॉट कॉन्फर एनी अदर टाइटल्स अदर देन दीज टू इंस्टांसेस, ठीक है। उसके अलावा सिटीजन्स ऑल्सो कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स।
अगर कोई फॉरेन स्टेट किसी सिटीजन को कोई टाइटल देना चाह रही है तो सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। कोई भी सिटीजन जो है हमारा वो इन फॉरेन टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसके अलावा फॉरेनर्स इन इंडियन सर्विसेज नीड प्रेसिडेंट्स कंसेंट टू एक्सेप्ट टाइटल्स और ऑफिसेस फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। अगर कोई फॉरेनर्स भी इंडिया के अंदर हैं, कोई ऑफिसर्स हैं हमारे इंडियन सर्विसेज के अंदर, तो उनको भी किसका अप्रूवल चाहिए कोई टाइटल लेने से पहले? दे नीड्स प्रेसिडेंट्स कंसेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट का कंसेंट मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेंट, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो हमारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, उसके अलावा पद्मश्री हो गए, ठीक है, तो ये वाले जो अवार्ड्स हैं, ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ये वैलिड हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर वैलिड एंड दीज आर नॉट सम टाइटल्स। बट ये जो ये पर्टिकुलर नाम है, ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, इनको हम एज प्रीफिक्स या एज सफिक्स यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। मतलब ना तो हम उसको नाम के आगे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ना हम उसको नाम के पीछे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, बट these awards do not come under your titles and they are what? They are valid. किसने कहा था ये बालाजी राघवन केस के अंदर 1995 के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सो दिस इज द एंड ऑफ योर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने सबसे पहला क्या देखा? आर्टिकल 14 देखा। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आर्टिकल 14 देखा। आर्टिकल 14 सेज व्हाट? आर्टिकल 14 सेज दैट देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड हमारे जो लॉज हैं वो इक्वली प्रोटेक्टेड होने चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मस्ट बी देयर। देन आर्टिकल 15 इट सेड दैट देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। उसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, socially and educationally backward classes, SCs, STs, etc. Okay. Then comes your Article 16. Article 16 ensures what? Equality of opportunity in public employment and in promotions. Okay. उसके अलावा for the backward classes it also provides for the reservation. Okay. Then ये जो ये particular concept था, ठीक है, reservation का, इसमें एक बहुत important judgment हुआ था, that was your इंदिरा केस, जिसने 50% का सीलिंग सेट किया था ऑन योर रिजर्वेशंस, बट सर्टेन स्टेट्स दे आर सरपासिंग दैट पर्टिकुलर लिमिट इन नेम ऑफ दैट कि उनकी स्टेट के अंदर कुछ एक ऐसी कास्ट है, कुछ एक ऐसी जातियां हैं जो बहुत हिस्टोरिकली बैकवर्ड रही हैं, तो उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना चाहिए, देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक क्रीमी लेयर भी इंट्रोड्यूस करी थी ओबीसीज के अंदर कि अगर 8 लाख से ज्यादा किसी फैमिली की इनकम है, वो ओबीसी है, तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 17 इट अबॉलिशेस व्हाट? इट अबॉलिशेस योर अनटचेबिलिटी। सबसे पहला एक कौन सा इनैक्ट हुआ था इसके लिए? योर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, दैट वाज ऑफ योर 1955, ओके। देन योर आर्टिकल 16 इट वाज अबॉलिशन ऑफ व्हाट? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड इट सेज दैट नेशनल अवार्ड्स जो है वो अपहेल्ड हो सकते हैं। राघवन केस हुआ था आपका, ठीक है, तो नेशनल अवार्ड्स अपहेल्ड हो सकते हैं, बट those awards, Bharat Ratna, Padma Shri, they cannot be used as what? Prefixes or suffixes, okay? और हमारा जो equality का concept है, it is a part of the basic structure. So this was all for it, and I hope आपको right to equality समझ में आया होगा, okay? एक बार quickly revise करने के बाद में question देख लेते हैं, ठीक है? Question का आंसर मुझे आप लोगों से comment section के अंदर चाहिए। ये आपका 2013 का PYQ है, ठीक है? After the Supreme Court verdict in Maneka Gandhi case 1978, practically the doctrine of due process of law is in India is followed in India. According to Article 14 of the Constitution, state cannot indulge in arbitrariness. So there is an assertion and there is a reason. ठीक है? Though this particular thing is not directly, which is directly contemplating with what we have done, but still I want you to think about it and I want you to answer this question in the comments section, ठीक है? So this was all for today. एक और question हम लोग देख लेते हैं, इसका भी आंसर आपको comment में करना है। Which article operates against private individuals as well as the state? मतलब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के खिलाफ ऑपरेट करता है? अगर ये आर्टिकल वायलेट होता है
तो आप स्टेट के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकते हो और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकते हो। एंड इट इज वेरी एविडेंट, हमने पढ़ा था, एक ही आर्टिकल है वो कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात, उसके बाद हम आते हैं मेंस के ऊपर। तो मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल 15 एंड 16 प्रमोट सब्सटैंटिव इक्वालिटी, रेफर टू केस लॉ। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जा रहे हैं आपके आरपीएससी के मेंस के अंदर। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 15 और 16 में क्या लिखा गया है। अब ये क्या बोल रहा है, दैट हाउ दीज आर्टिकल 15 एंड 16 प्रमोट सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अब कोई बच्चा जिसने सिर्फ रट्टा मारा है वो सोचेगा ये सब्सटैंटिव इक्वालिटी होता क्या है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी इज नथिंग बट इक्वालिटी इन सब्सटेंस, मतलब रियल इक्वालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो इफ यू नो द प्रोविजंस, ओके। देन which constitutional amendment introduced EWS reservation under articles 15 and 16? हमने अभी पढ़ा था 103rd, तो ये आपका 2 मार्कर के अंदर आ सकता है, ठीक है। और this can come in your 5 marks or in your 10 marks both, ठीक है। So this was all about your right to equality। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर सेशन में नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर आप आर्यस ओनली के साथ एक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है, काउंसलिंग सेशन, एंड वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो टिल योर नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड कीप वर्किंग ऑनेस्टली। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।